हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर है 19, 20, 21 एंड 22। और जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसको मैं कराया हूँ। और कुछ लेस इंपॉर्टेंट है तो बोले थे कुछ लोग कि भैया वो भी करा दिया करिए, ठीक है। तो उसको मैं भी रख दिया हूँ इसमें। और कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का एक वीडियो और आएगा जिसमें मतलब 20-25 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट। ये इसमें कुछ क्वेश्चन मैं रख दिया हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये बना होता है टू आर मोर देन टू कंपोनेंट से। इतना हमको बस जाना था। एक चीज़ बस याद करो भी कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज नॉट एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। अब देखो जैसे मैं बोलूँ कि बताओ ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ये क्या है, एलॉय होते हैं। और ये एलॉय तो हैं लेकिन ये एक टाइप का क्या है, सोल्यूशन ही है। ये क्या है, एक टाइप के सोल्यूशन है। और ये अब सोल्यूशन कैसा होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। तो कोई पूछे बताओ एलॉय कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो एलॉय जो होते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अब देखो पूछ सकता है कि बताओ जो ब्रॉन्ज एलॉय है, ये जो हमारा ब्रॉन्ज एलॉय है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ब्रास किस एलॉय से मिलकर बना होता है, ये गन मेटल क्या होता है, किस एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और जर्मन सिल्वर। तो ठीक है, इसका एक ट्रिक है कैसे याद करोगे, इसको मैं बता चुका था जब मैं डी ब्लॉक पढ़ा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी था तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है देखो टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज देता हूँ, तो वहाँ से जिसको जरूरत हो वो ले सकता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। देखो कैसे याद करोगे, मैं बताया था कैसे याद करोगे। देखो एलिमेंट है क्यों सन का ब्रो, ब्रो मीन्स क्या, ब्रॉन्ज। क्यों सन का ब्रो, जाने क्यों बार बार, बार मीन्स क्या, ब्रास, ठीक है। अब देखो सारे मेटल, सारे मेटल कौन कौन, ये हो गया कॉपर, और ये टिन हो गया, एंड जिंक, क्योंकि कॉपर फिर से आ गया। तो सारे मेटल, ऊपर के सारे मेटल क्या होते हैं, गन मेटल होते हैं। तो पूछे कोई गन मेटल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं या कौन कौन से मेटल होते हैं, तो कॉपर, टिन एंड जिंक होते हैं। देखो जाने क्यों नहीं है, क्या जाने क्यों नहीं है, सिल्वर, जाने क्यों नहीं है सिल्वर, किस में, जर्मन सिल्वर में। देखो इसमें कहाँ सिल्वर है, इस में, इस एलिमेंट्स में जो बाकी हैं कॉपर, जिंक, निकिल में कहाँ सिल्वर है, सिल्वर नहीं है ना। तो जर्मन जो सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर नाम पड़ गया, लेकिन इसमें इस एलॉय में सिल्वर नहीं होता है। तो ये याद करने का तरीका था, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको देख लो। जैसे बोला है कि हमारा जो फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड आयन, हमारा जो फ्लोराइड आयन है उसका 1 पार्ट्स पर मिलियन, उसका 1 ppm जो होता है इन वाटर, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है टूथ डिके में, ठीक है। यदि वाटर में फ्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है 1 पार्ट्स पर मिलियन है तो हमारा जो टूथ डिके होता है उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। मतलब हमारे लिए लाभदायक है। बट यदि वही कंसंट्रेशन 1.5 ppm हो जाता है तो क्या होने लगता है, टूथ माउल्ट कर जाता है, मोल्टेड होने लगता है, ठीक है। और इसका हाई कंसंट्रेशन और हो गया, 1.5 से भी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनस, और हमारे लिए क्या हो सकती हैं, जहरीली हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से सोडियम फ्लोराइड इन, सोडियम फ्लोराइड का यूज किया जाता है रेड के पॉइजन में, तो हमारे लिए भी पॉइजन तो रेड के लिए तो होगा ही। बोला कि इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर containing salt at a particular ionic concentration that match with the blood plasma concentration, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, थोड़ा इसको देख लेना, इसलिए मैं इसको रख दिया हूँ। देखो इसको जब मैं मोल चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कंसंट्रेशन के फार्मूले, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं ये सब एक बार देख लेना, ये तुमको नहीं आता होगा, ठीक है। ये मैं मोल वाले चैप्टर में जब टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कराया हूँ तो वहाँ पे था, इसको अच्छे से एक बार वहाँ से क्लियर कर लेना। ये सब फार्मूले इसको भी कराया हूँ, और ये सब फार्मूले वहाँ पे भी मैं कराए थे, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और ये सब फार्मूले कैसे हैं, कंसंट्रेशन टर्म, ये देखो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। परसेंटेज बाय मास को भी बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म ही है, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। तो वहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा था कि बताओ कंसंट्रेशन जो टर्म होते हैं ये इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैं बताया था जिसके पास वॉल्यूम होगा वही कंसंट्रेशन टर्म जो है डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। देखो क्या कि द सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते थे, स्टॉक बोलते थे। ये हम लोग मोल वाले चैप्टर में पढ़े हैं। और बोला है कि मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या एक टाइप की कंसंट्रेशन टर्म ही है, ये डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है मोलैलिटी, बट मोलैलिटी जो होता है चेंज होता है। अब मोलैलिटी क्यों टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पास फार्मूला इसका देखोगे मोलैलिटी का, तो इसके पास देखो वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, मास है। तो जिसके पास वॉल्यूम होता है वही टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखना मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन आ चुका है।
और कुछ फार्मूले हैं, जैसे हम लोग नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में अगर रिलेशन चाहें तो कैसे मिलता है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन होता है नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। देखो बैलेंस फैक्टर हम लोग जब रिडॉक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बस इनमें जान लो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। कुछ आयन का जो हम लोग इंपॉर्टेंट थोड़ा होता है, जैसे मैं बोलूँ NaCl है तो NaCl का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। इसके ऊपर टोटल जो प्लस चार्ज होते हैं या टोटल जो माइनस चार्ज होते हैं वही लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कैल्शियम क्लोराइड, तो या तो प्लस का ले लो या तो माइनस का ले लो। तो कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग क्या लिखेंगे, Ca पे 2 प्लस और प्लस 2Cl, तो टोटल चार्ज कितने हैं, 2 ही हैं, तो बैलेंस फैक्टर 2 हो जाता है। ऐसे निकालते हैं। बोल रहा है कि यदि परसेंट कोई फार्मूला कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें परसेंटेज वाई वेट हो, डेंसिटी दी हो और मॉलिक्यूलर वेट दिया हो किसका, हमारे सोल्यूट का। देखो बी को जो हम इस चैप्टर में पूरा सोल्यूशन में यदि कहीं बी लिखा हूँ तो सोल्यूट का बात करूंगा, यदि बी है तो किसकी बात करूंगा, सोल्यूट की, ठीक है। यदि ए कहीं लिखा है तो किसकी बात करूंगा, सॉल्वेंट की, या 1 लिखा रहेगा तो, ठीक है, 1 और यहाँ पे 2, तो ये याद कर लेना। तो ऐसे यहाँ पे देखो लिखा है ये मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारा मोलैरिटी, परसेंटेज वेट में रिलेशन दिया गया। ऐसे ही मोलैरिटी और मोलैरिटी में कोई रिलेशन पूछ ले, कैसे किस फार्मूले से निकालोगे, तो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी माइनस मोलैरिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये कंसंट्रेशन टर्म का हम लोग का मोलैरिटी चैप्टर में था, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन इसके मिले नहीं थे मुझे उस चैप्टर में, यहाँ पे दिया था इसलिए मैं यहाँ पे फिर रख दिया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर में दिया था, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक में लिखा था लेकिन यहाँ पे मेन हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ये वाले क्वेश्चन कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बताओ कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखो 2017 में आया, ठीक है। तो टेम्परेचर पे वही डिपेंड करेगा ना जिसके पास क्या होता है, वैल्यूम होता है। तो बताओ ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी में हम लोग जानते हैं लास्ट में मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो देखो वैल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन में कहीं आता है फार्मूले में, देखो मोल फ्रैक्शन के सब फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं वैल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज मीन्स क्या, परसेंटेज वेट बाई वेट होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन। देखो वेट ऑफ सोल्यूट अपन वेट ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे भी वैल्यूम नहीं है तो ये भी डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पे। और लास्ट है मोलैरिटी, मोलैरिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है, तो कौन सा डिपेंड करेगा, हमारा ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन यूनिट जो इंडिपेंडेंट होता है आप टेम्परेचर के, जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट हो, तो नॉर्मेलिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेट बाई वैल्यूम, देखो कह रहा है वेट बाई वैल्यूम, ये भी देखो वैल्यूम आ गया ना तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी क्या करता है, ये हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसके लास्ट में वैल्यूम नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, वेट होता है किसका, सॉल्वेंट का। और ये भी वैल्यूम यहाँ पे होगा, नॉर्मेलिटी में वैल्यूम होता है, तो हमारा दूसरा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो 2 बार आ चुका है, 3 बार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन ए मोलर एक्वस सोल्यूशन। इन एम मीन्स क्या, मोलर एक्वस सोल्यूशन, या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये 2015 में आया, 11 में आया और 2005 में आया, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि PYQ पे देखो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में तुम लोग अगर कोई बुक लगाए हो तो उसको भले लगा लो, ठीक है। यदि लगाए हो पहले से और उसको मार्क किए होगे तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगाए हो पहले उसको करो, ठीक है। और PYQ मस्ट है, अभी 20-25 दिन कुछ मत करना, PYQ अच्छे से तैयार कर लो। अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो PYQ बहुत ज़्यादा जरूरी और तैयार भी कर सकते हो, ठीक है ना। खूब अच्छे से पूरा जोर दे दो PYQ पे, खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स के PYQ पे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या बोला था, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन, देखो 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ही होता है, इसे लाइन याद कर लो, अगर दिया रहे कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन कभी भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो हमको वेट पता चल गया किसका, ये सोल्यूट का मोल पता चल गया, हमको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन हमको बताना है सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन हम किसी का जब निकालते हैं, मान लो हम लोग जानते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये जो वैल्यू होता है 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। मान लो हमको किसका निकालना है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ B का निकालना है, मीन्स सोल्यूट का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल, ऐसे फार्मूला देखो वहाँ पे लिखा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू या नंबर ऑफ मोल ऑफ B
अपन नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए होता है। तो देखो इसका हमको पता है 1 मोल एब्सोल्यूट दिया है पहले से ही, तो 1 मोल एब्सोल्यूट यहाँ पे लिख दिए, 1 मोल एब्सोल्यूट यहाँ पे देखो लिख दिए, ठीक है। और ये क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर का लिखेंगे, उसका वेट, देखो वाटर का वेट कितना है 1000 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है। तो सॉल्व करके देखो इतना वैल्यू आ रहा है। तो इसमें देखो इस वाले में 0.0177 को हम लोग सोचते हैं इतना बी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और देखो किस तरह से वैल्यू आया, थोड़ा सा इधर उधर किए जल्दी में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml of 2MnH3 द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे पहले, तो यहाँ पे हमको मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी कितना दिया है 2m दिया है HNO3 का, ठीक है। मोलैरिटी इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे वेट ऑफ HNO3 अपन मॉलिक्यूलर वेट और उसका वैल्यूम और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वैल्यूम यहाँ पे हम लोग ml में लेते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना कर दिया, ठीक है। मोलैरिटी कितना दिया है 2 दिया है, और देखो वेट ऑफ HNO3 कितना निकालना है हमको, वेट ऑफ HNO3 हम निकाल लेंगे, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज, कितना होगा। तो देखो वेट यहाँ पे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, लेकिन ये जो आया है ये टोटल का आया है, ये टोटल नाइट्रिक एसिड का आया है, ठीक है, इतने में। लेकिन बोला कि द कंसनट्रेटेड एसिड इज, ये जो कंसनट्रेटेड एसिड था वो कितना परसेंट कंसनट्रेट है, तो सोचो 70% जब कंसनट्रेट होगा, ठीक है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, देखो मास ऑफ एसिड, एग्जैक्ट जो मास ऑफ एसिड होगा मल्टीप्लाई करोगे 70/100, क्योंकि 70% है, इज इक्वल टू 63/2। इसको सॉल्व करने के बाद तब आएगा, ठीक है, इसको याद कर लेना। यहाँ पे जो टोटल हम लोग निकाले थे ये टोटल इतना 2 मोल HNO3 का था, अभी तक इतना था, लेकिन ये HNO3 जो आया था ये वेट, ये कंसनट्रेटेड का नहीं था, कंसनट्रेट कितना है 70% कंसनट्रेट है, तो इतना आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला कि 2.5 लीटर ऑफ 1 m NaOH सोल्यूशन इज मिक्सड विथ 3 लीटर ऑफ 0.5 m NaOH सोल्यूशन। देखो दोनों क्या है हमारे, ये भी बेस है ये भी बेस है, तो देन फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। दोनों को मान लो कि ये था हमारा एक कोई पॉट है, बर्तन है, ठीक है, इसमें हम लोग बेस डाल रहे हैं, और वो बेस है कितना लीटर, उसका मोलैरिटी जो है 1 m है एंड वैल्यूम 2.5 लीटर। इसी तरीके से फिर से एक बेस डाले NaOH, सेम बेस डाल दे, तब कितना था 3 लीटर का था, और उसका मोलैरिटी था 5.5 था, ठीक है। तो बताओ टोटल वैल्यूम कितना हो जाएगा लास्ट में, टोटल वैल्यूम यहाँ 3 लीटर है और यहाँ पे कितना वैल्यूम है 2.5 लीटर, तो 5.5 हो जाएगा, ठीक है। और बताओ लेकिन रिजल्टेंट वैल्यूम क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यूम MR कितना होगा, एम नेट बोल सकते हैं जिससे, तो ये कितना होगा। देखो वैल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, वैल्यूम एक एक्सटेंजिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वैल्यूम, जबकि जो कंसंट्रेशन होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हम लोग पढ़े थे ना थर्मोडायनेमिक्स में कि जो कंसंट्रेशन टर्म होते हैं कैसे होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वैल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग ऐड कर ले रहे हैं वैल्यूम को, जबकि यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन ऐसे नहीं जोड़ लोगे कि जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन होगा बता दोगे कि यहाँ पे 1 और 0.5 था तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कोई आंसर भी नहीं है। तो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, देखो M1V1 + M2V2, ऐसे मान लो और भी होते 2-3, तो क्या करते हैं ऐसे सुमान कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू MR और V टोटल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ओके। देखो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि क्या है, दोनों बेस है, या दोनों एसिड होते तभी ऐड करते, मान लो एक बेस होता या एक एसिड होता तो घटाते, या जितने भी एसिड होते उसको जोड़ लेते और बेस से घटा देते, ठीक है, तो ऐसे करते हैं। और टोटल वैल्यूम चाहे वो एसिड का हो चाहे बेस का, सबका ऐड ही करते हैं, तो टोटल वैल्यूम कितना हो गया। तो देखो यहाँ पे M1 का वैल्यू दिया था 1 और V2 का वैल्यू इतना है, इसी तरीके से M2 का वैल्यू देखो दिया है 0.5 और V2 का वैल्यू दिया था 3 लीटर, ठीक है, और MR टोटल वैल्यूम इतना हो गया, और नेट सॉल्व करने के बाद आ रहा है कितना 0.73, ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए सी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मोलैरिटी, यहाँ पे हमको क्या बताना है, मोलैरिटी बतानी है ऑफ H2SO4 सोल्यूशन दैट हैज ए डेंसिटी, देखो डेंसिटी कितनी दी है 1.84 ग्राम पर cc दिया है, ठीक है, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और 98% बाई वेट दिया है।
तो सोचो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला कि मोलैरिटी हमको निकालनी है, परसेंटेज वेट का फार्मूला दिया है, डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, और ये मॉलिकुलर वेट हमको पता ही चल जाएगा किसका, ये हमारे सोल्यूट का, H2SO4 क्या है हमारा सोल्यूट है, तो यहाँ पे रख के निकाल लेना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, या मैं कर देता हूँ, देखो 1 मिनट। यहाँ पे परसेंटेज वेट वाइज कितना हो गया, 98 हो गया, ठीक है। 100 1.84 गुड़े 10 अपान में, देखो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ही होता है, ठीक है। तो 98 को काट दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 18.4, ये हमारा कितना मोलैरिटी आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, यहाँ पे देखो किस तरह से दिया, तो 7 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। देखो सी देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3OH शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सोल्यूशन। अब देखो इस वाले फार्मूले से डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे, हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3, इसका वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए फिर जानते हैं मोल ऑफ सोल्यूट, हमारा CH3OH क्या है सोल्यूट है, तो इसका वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको तो पता है CH3OH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, चलो कर देता हूँ, ठीक है। और मोलैरिटी देखो कितना दिया है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका मोलैरिटी देखो 2 दिया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे मैं लिखूंगा, वेट पता करना अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा CH3OH का। सोचो CH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, CH3OH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 12 हो गया, ठीक है, प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो ऐड कर लो, ये 8 4 12, 12 4 16, 16 प्लस 16 इक्वल टू 32 हो गया, ये 32 आ गया हमारा, ठीक है। और वैल्यूम कितना दिया, देखो यहाँ पे वैल्यूम इन लीटर बोल रहा है, यदि वैल्यूम इन लीटर है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लेकिन ml है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो वैल्यूम इन ml है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसको काट दो, ये कट गया, ठीक है, और ये 2 से काट दो, ये हमारा 50 हो गया, ठीक है। और 2 से अभी काट सकते हो, ये 16 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 16 15 का 16 और 15 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया देखो 16 गुणे 15 इज इक्वल टू 25 गुणे वेट। इसको इधर लेते आओ 25 को अब, ठीक है, इसको मैं इधर लेते आया हूँ, तो डिवाइड कर देना जो भी आएगा, इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब जो सॉल्व करके आएगा इसका आंसर देखो, 8 का जो आंसर दिया है वो सी दिया है, तो आंसर ये हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको देख लेना अपना तुम लोग, ये आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, राउल्स लॉ, ठीक है। राउल्स लॉ क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो राउल्स लॉ हम लोग 2 चीज़ के लिए पढ़ते हैं, एक हमारा जो सोल्यूट होगा एक बार वोलेटाइल होगा तब क्या फार्मूला होगा, एक बार हमारा सोल्यूट जो होगा नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या होगा, ठीक है। राउल्स लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं, एक बार सोल्यूट को वोलेटाइल मान के पढ़ते हैं कि हमारा सोल्यूट कैसा है वोलेटाइल है, और एक बार नॉन वोलेटाइल। तो सोचो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, हमारा सोल्यूट कैसा है नॉन वोलेटाइल होगा। तो वोलेटाइल अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसका मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या पढ़ लेंगे, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वेपर फेज में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा इन वेपर फेज में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वोलेटाइल सॉल्वेंट है हमारा, तो देखो उसका जो बी है नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, ठीक है, और जो उसका पार्शियल प्रेशर आएगा क्या आ जाएगा, ठीक है, वो 0 आ जाएगा। तो देखो उसका पार्शियल प्रेशर 0 हो गया, तो किसका बचा केवल PA का बचा, मीन्स वोलेटाइल का बचा, तो PA इक्वल टू P0A, और ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो गया, मीन्स हमारे सॉल्वेंट का। इसलिए बोला है, देखो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि अगर मैं 1 लिख रहा हूँ या A लिख रहा हूँ मीन्स सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, और 2 लिख रहा हूँ या B लिख रहा हूँ तो सोल्यूट की बात कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। देखो वोलेटाइल लिक्विड के लिए, वोलेटाइल लिक्विड के लिए मैं लिखूंगा टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इक्वल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, ठीक है, मीन्स सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। सोल्यूट का देखो क्या लिखेंगे P1x1, P1 क्या है वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म है, हाँ वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट है P1, और वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म में ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में देखो ये फार्मूला बनता है, इस फार्मूले को डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं या इस पे कोई क्वेश्चन दे देते हैं, तो फार्मूला अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज में फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे हम लोग टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको याद कर लेना। टोटल कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है पूछ लेता है, इसमें सब कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है या कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो टोटल हम लोग 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक होता है RLVP, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल याद कर लेना, सॉरी पूछ पहले ये तैयार कर लेना कि कौन कौन से होते हैं हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम होना चाहिए, क्या है, एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है या चौथा नंबर का है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्यूशन। ये लाइन याद कर लेना, वोलेटाइल सोल्यूट है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इन ए सोल्यूशन, ठीक है। और बोल रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते आते हैं किसके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, ओके। तो कैसे निकालते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, इसको देख लो। ये P01 माइनस P1 और P01 होता है, ठीक है। ये क्या हमारा बताया ही था, ये वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट का, PA बोलूँ या P1 बोलूँ, और ये क्या है PA क्या या P1 क्या है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है, इसको याद कर लेना। अब देखो ये यहाँ पे मैं वांट ऑफ फैक्टर भी लगा दिया हूँ, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, अभी ये आएगा। इसकी वैल्यू 1 भी हो जाती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो फार्मूला है यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर में आई लगा सकता था, ठीक है, ये लगा सकते हो, ठीक है, फार्मूले में। और थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है ये राउल्ट लॉ का, ये क्या हो जाएगा मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगा फार्मूले में। तो यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो आई आ गया, मीन्स वांट ऑफ फैक्टर आ गया। अब देखो इसी एक्स को अभी पढ़े थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को, हम लोग क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। मान के चलो एनसीईआरटी में जैसे दिया है कि यदि N1 की जो वैल्यू है N2 से कम, मीन्स हमारे जो सॉल्वेंट हैं वो सोल्यूट से बहुत ज़्यादा कम है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हमारे ये N1 क्या है सॉल्वेंट है, इसका नंबर बहुत ज़्यादा है सोल्यूट से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए देखो लिखा है ऐड करने के लिए, यहाँ पे वैल्यू लगभग नियर अबाउट, इसको मैं मिसिंग में मान ली हूँ, इसको लगभग गायब कर दिया हूँ, तो क्या हो गया INB/Na। अब ये मत सोचना कि इसको देखो इसके कंपेयर में यहाँ था ऐड हो रहा था ना, सोचो यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट अगर यहाँ पे 0 कर दिए तो वैल्यू सब खत्म हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ 10, सोचो यहाँ पे 10 ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड करना है 0.0001 ऐड करना है, तो कोई मतलब है इसको ऐड करने का, सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में तो इसको हम लोग 0 नहीं लेंगे, नहीं तो सब वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं, जो ऐड हो या माइनस हो तो उसको हम लोग लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। अब NB/Na हो गया, और NB क्या है नंबर ऑफ मोल है ऑफ सोल्यूट है, और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसको फिर से मॉडिफाई कर दिए इस फार्मूले में, उसके वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट को कर दिए, ठीक है। तो ये फार्मूला एग्जैक्ट ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना। देखो बोले हैं कि हमारा NB क्या मोल है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है, और I क्या है वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता है चेंज, या इसे बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही है हमारा डेल्टा टीबी बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये हमारा क्या है TB डैश, और ये TB हो गया माइनस में। दोनों में हम लोग चेंज अगर देखें तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि एलिवेट कर रहा है टेम्परेचर ना, फाइनल ये क्या है हमारा फाइनल टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। ये TB क्या है हमारा सोल्यूशन का टेम्परेचर है एलिवेट होने के बाद, और हमारा क्या है ये TB, देखो यहाँ पे TB क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, और ये सोल्यूशन का है, ठीक है। इक्वल टू IKB, आई क्या हमारा वांट ऑफ फैक्टर हो गया, और KB क्या हो गया हमारा, देखो यहाँ पे लिखा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, याद कर लेना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है KB, और यहाँ पे क्या हम नियम लिखे हैं ये मोलैलिटी है या मोलर मास है, यहाँ पे देखो लिखा है मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक। IB अब देखो KB इक्वल टू लिखते हैं क्या RT स्क्वायर, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई है, और एक से बोलते हैं LV, इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। LV को क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो यहाँ पे लिखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम। तो इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब कहीं पे फेज चेंज होता है तो हम लोग क्या पढ़ते थे डेल्टा H इक्वल टू MLF या MLV पढ़ते थे, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ते थे ना थर्मोडायनेमिक्स में, वही वाला फार्मूला यहाँ पे है कि इसके दर पे मैं LV की दर पे यहाँ पे जैसे है ना, यहाँ पे डेल्टा HM लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है हमारा मोलर मास है, और ये क्या है ये हमारा है मोलैलिटी, ये हम क्या हमारा ये मोलैलिटी है, MOLALITY मोलैलिटी है, ठीक है, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो सेम फार्मूला ऐसे ये भी है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मीन्स क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या ये TF क्या हो गया हमारा ये
फ्रीजिंग पॉइंट है आप प्योर सॉल्वेंट का, फ्रीजिंग पॉइंट जैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये हमारा सोल्यूशन का हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और आई के एफ हो गया, और के एफ क्या हो गया हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या था मोलर एलिवेशन था, क्योंकि एलिवेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे डिप्रेशन पढ़ेंगे, और ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यहाँ पे वेपराइजेशन था वी था ना, तो इसलिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना प्रेशर, प्रेशर पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़ते हैं, ऐसे ही सेम हमारा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। पाई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ पी वी को इधर लेते जाओ एन अपन वी आर टी, और इसी को हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़े थे नंबर ऑफ मोल अपन वैल्यूम होता है, तो यहाँ पे इसलिए कंसंट्रेशन सी लिख दिया आर टी, और यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आई लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एस चाहे लिखो चाहे या आर लिखो, इसे बोलते हैं कांस्टेंट फॉर सॉल्यूशन, या इसे बोलते हैं हमारे गैस आइडियल गैस कांस्टेंट है। अब देखो तीन कंडीशन होता है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसा होता है कि मान लो दो सोल्यूशन हैं, एक सोल्यूशन 1 नंबर एक सोल्यूशन 2 है, ठीक है, और दोनों का कंसंट्रेशन क्या है मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम हो गया। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई इक्वल टू आई सी आर टी होता है। देखो यदि ये ना हो, यदि वांट ऑफ फैक्टर दोनों का सेम हो तभी बोलेंगे, ठीक है ना, कि ये सेम होगा, टेम्परेचर भी सेम होगा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन भी सेम हो जाएगा क्योंकि ये तो सेम ही है। यदि मान लो सोल्यूशन 1 का कोई सोल्यूशन 1 है, उसका अगर पाई ज़्यादा है मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है, मीन्स वो कैसा होगा हाइपरटोनिक, यदि कम है तो हाइपोटोनिक, बस इतना लिखना था। करें ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेथड है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन द, किसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, एक मिनट याद कर लेना कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, 4 मेथड पढ़े हैं, और सबसे देखो हम लोग क्या निकाल सकते थे मोलर मास निकाल सकते थे, हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं कहाँ से, क्योंकि देखो सब में इसमें भी कंसंट्रेशन आ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो मोलैरिटी है तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो आएगा, तो सब फार्मूले में देखो नंबर ऑफ मोल है यहाँ पे भी, तो सब में मॉलिक्यूलर हर एक जगह से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास हर एक फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड जो होता है प्रोटीन और पॉलीमर का मोलर मास निकालने के लिए कौन सा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। इसको याद कर लेना, ये पूछ सकता है कि कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है मोलर मास निकालने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। ये लाइन इंपॉर्टेंट कर सकते हो, उसे डायरेक्ट पूछ सकता है कितना परसेंट होता है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम होता है। अब देखो वांट ऑफ फैक्टर भी जो हम लोग आई पढ़ रहे थे, वांट ऑफ फैक्टर जो भी हम लोग आई पढ़ रहे थे, ठीक है, इसको देखो क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वांट ऑफ फैक्टर हमको बताता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू या नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। इधर देखो बोला कि नॉर्मल फॉर ए नॉर्मल सॉल्यूट, देखो अब आई की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है, तो एक तो फार्मूला होगा, अगर मान लो ये नॉर्मल मोलर मास दे दिया और एबनॉर्मल मोलर मास दिया है तो वहां से निकाल सकते हो, या इससे ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हो तो यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो देखो इसकी वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है। 1 कब होगा, इसकी वैल्यू 1 कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू जो होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमारे क्या हो गए, हमारे शुगर हो गए, जितने ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज सब ये हो गए, यूरिया हो गया, तो इनके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है, आई की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होता है। याद कर लेना वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू उनके लिए कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। लेकिन यदि कहीं पे एसोसिएशन हो रहा है, मीन्स दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम होता है और इनकी वैल्यू 1 से कम होती है। हमेशा कहीं भी बोल दिया एसोसिएशन हो गया, जैसे मैं बोलूँ जो एस्टिक एसिड होता है CH3COOH, ये क्या करता है डायमर फॉर्मेशन कर लिया, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, ये डिक्रीज कर जाएगी, 1 से भी कम हो जाएगा। देखो इसलिए 1 से कम लिखा है। और ये क्या है हमारा बेंजोइक एसिड है, PHCOOH क्या होता है बेंजोइक एसिड होता है, ये बेंजीन में क्या करता है डायमर बना लेता है, तो इसका भी वांट ऑफ फैक्टर 1 से कम आएगा, ठीक है। लेकिन यदि कहीं पे कोई चीज़ टूट रहा हो, डिसोसिएट कर रहा हो, कोई इलेक्ट्रोलाइट है और वो टूट रहा हो, तो उसका वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। जैसे NaCl है, ये टूट गए 2 पार्ट में, ठीक है, क्योंकि Na प्लस और Cl बनाएगा, तो देखो टोटल आयन कितना बने, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, इसके लिए भी 1 से ज़्यादा, इसके लिए भी। तो जो चीज़ें टूटती हैं डिसोसिएट होती हैं उनके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा देखो
डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर का हम लोग कैसे निकालते हैं, ये तो मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी बताया हूँ, यहाँ पे बताया हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू केवल किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जहाँ पे एसोसिएशन होगा वहाँ पे एक से कम, जहाँ पे डिसोसिएशन हो एक से ज़्यादा होगा, लेकिन कितना होगा वो फार्मूले से निकालते हैं कि फॉर डिसोसिएशन के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा होता है। ठीक है, मानना पड़ेगा कि लेट कोई क्वेश्चन में मान लिया हूँ कि ए एक्स बी वाई टाइप का कोई सोल्यूट है, ठीक है, उसमें वांट ऑफ फैक्टर अगर निकालना हो तो सबसे पहले एन क्या होता है ये बताओ, एन की जो वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई जोड़ लो, वो एन की वैल्यू हो जाती है, एन की वैल्यू क्या हो जाती है एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यदि कुछ नहीं दिया है, यदि इसमें कहीं पे अल्फा की जो वैल्यू क्या होगी ये मान के चलो, यदि कुछ नहीं बताया है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 1 मानेंगे। यदि बोल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तब भी अल्फा की वैल्यू 1 मानेंगे। तो देखो इफ अल्फा की वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो हम लोग मान लेंगे 1। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बोल दिया तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा होता है। ये किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, जब कोई चीज़ टूट रहा होता है। लेकिन जब एसोसिएट हो रहा होगा तो क्या होगा, बस इसी वाले फार्मूले का सब कुछ यहाँ पे सेम, ये इतनी चीज़ें सेम, यहाँ पे 1/n हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/n हो गया, एसोसिएशन में उल्टा हो गया ना, डिसोसिएशन एसोसिएशन का उल्टा होता है, तो बस यहाँ पे उल्टा मैंने किया फार्मूले में, बाकी फार्मूला सेम ही है। तो यहाँ से देखो इस वाले फार्मूले से तुमको ऐसे पूछ लेगा कि बताओ डिसोसिएशन का आई का फार्मूला क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, या अल्फा कैसे निकालते हैं, यहाँ से भी मतलब कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे अल्फा कैसे निकालते हैं एसोसिएशन के लिए या डिसोसिएशन के लिए, ठीक है, या आई कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल मैं लिया हूँ अभी डिसोसिएशन का कि K4 एफिशिएंट का होल 6 है और यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, कितना होगा, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमको नहीं दिया, अब जहाँ पे अल्फा का वैल्यू नहीं दिया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू नहीं दी होगी, वहाँ पे मैं क्या मानूंगा कि वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 होगी, अल्फा की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू नहीं 1, अल्फा की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितना होगा, नंबर ऑफ आयन देखो यहाँ पे K4 है, मीन्स A4 हो गया और हमारा पूरा B है तो 1 हो गया। तो एन की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, एन की वैल्यू यहाँ पे टोटल आ गई 5, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो देखो यहाँ पे लिखा हूँ कि आई 1 + एन की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस, देखो सॉल्व करके कितना आ गया वैल्यू 1 आया है। ठीक है, 1 कैसे है समझ में, 5 आया कैसे पता चला ना, ऐसे दिया। देखो यहाँ पे K4 एक एग्जाम्पल से में, लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमको दे दिया है 50%, मीन्स डिसोसिएशन जो है K4 एफिशिएंसी CN6 का केवल 50% ही हो रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या हम लोग डिसोसिएट हो रहा है तो सेम फार्मूला फिर से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम लोग 1 लिए थे, यहाँ पे कितने लेंगे 50% डिसोसिएशन हो रहा है, मीन्स 50/100, जितना डिसोसिएशन होता है उसी का 100 कर दो, 50/100 कर दो। ओके, तो ये देखो कितना आएगा सॉल्व करने के बाद 3 आएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 करेगा तो सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। इसी तरीके से एसोसिएशन देख लो, जैसे हम लोग जानते हैं बेंजोइक एसिड जो होता है एसोसिएट कर जाता है और डायमर बनाता है इन बेंजीन, तो डायमर बना रहा है इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे बोलेगा ट्राइमर बनाए तो n = 3, जितना मर बनाएगा उतना n = उतना लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू रखते हैं तो कितना आ गया, देखो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ कि डिसोसिएशन, एसोसिएशन हुआ इसलिए इसकी वैल्यू 1 से कम ही आई है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में जो दिया गया है, इसको अच्छे से याद कर लेना। सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड हम लोग पढ़ने आए हैं, सोल्युबिलिटी किसी सॉलिड, देखो जो इंपॉर्टेंट थी मैं अपने हिसाब से उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, लेकिन तुम लोग कुछ मत छोड़ना, पूरे ज़्यादा मैं एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं लिया हूँ, कुछ ही लिया हूँ, लेकिन इसको पढ़ लेना यार, छोड़ना मत। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक भी लाइन तुम मिस कर दिए तो मेरा क्या, मैं तो पढ़ा के निकल गया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे। अब मान लो मैं इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा था केवल ये कि यहाँ से आ सकता है, ठीक है, इतना जब पढ़ ही रहे हो, ठीक है, तो इसका छोड़ने में क्या जा रहा है, इसको भी एक बार तुम लोग ऐसे देख लेना यार, ठीक है, छोड़ना मत तुम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट थी लाइनें तो मैं वहाँ से लिया हूँ, मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट ये पूरा ले लिया हूँ, लेकिन तुम लोग भी एक बार देख लेना, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ने में 5 मिनट अगर तुम्हारा लग जा रहा है तो क्या चला जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना, एक मतलब तुम्हारा पढ़ा हुआ तो चला जाएगा कि ठीक है इतना पढ़े थे और इसी में से दे दिए जो नहीं पढ़े हो तो क्या करोगे, इसलिए इसको एक बार देख लेना क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पूरा पेज है। तो बोला कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, देखो हम लोग सोल्युबिलिटी देख रहे हैं सॉलिड की, एक बार लिक्विड में, एक बार सोल्युबिलिटी देखेंगे गैस की इन लिक्विड में। ठीक है, क्योंकि सोल्युबिलिटी हम लोग लिक्विड में ही तो देखेंगे, सोल्युबिलिटी सॉलिड में थोड़ी नहीं देखेंगे। तो सोल्युबिलिटी एक बार सॉलिड, कोई सॉलिड है कितना सोल्यूबल होता है लिक्विड में, या कोई गैस है कितना सोल्यूबल है वो लिक्विड में, तो उसको देखेंगे। तो एक देखो यहाँ पे हो गया और दूसरा हम लोग इसका देखेंगे गैस की सोल्युबिलिटी इन लिक्विड। चलो तो देखो जो सॉलिड की सोल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो क्या होता है, सॉलिड की सोल्युबिलिटी जो होती है लिक्विड में वो सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड होता है बाई टेम्परेचर चेंज के, मीन्स टेम्परेचर चेंज करने से सोल्युबिलिटी जो होती है सॉलिड की वो चेंज होती है, लेकिन प्रेशर से ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये प्रेशर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बस बट इसके उल्टा में देखो यहाँ पे सोलिबिलिटी किसी गैस की इन लिक्विड में, ये दोनों इफेक्ट करते हैं, प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर दोनों इफेक्ट करते हैं, जबकि सॉलिड के लिए केवल क्या होता है हमारा टेम्परेचर होता है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। बोला है कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड, ये लाइन ऐसे पूछ सकती है इंपॉर्टेंट ऐसे, क्या बताओ ये लाइन सही है कि एवरी सॉलिड जो होते हैं डज नॉट डिजॉल्व इन ए लिक्विड, तो सही है, कोई जरूरी नहीं कि हर एक सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व ही हो जाए। ठीक है, व्हाइल कह रहा है कि जैसे एग्जांपल बता रहा है कि सोडियम जो क्लोराइड मीन्स हमारा जो नमक है और शुगर है ये चीनी में तो डिजॉल्व हो गया, मीन्स लिक्विड में तो डिजॉल्व हो गया हमारे। ठीक है, जबकि नेप्थिलीन जो है एंड एंथ्रासिन, देखो बेंजीन नेप्थिलीन और एंथ्रासिन में क्या फॉर्मूला देख लो क्या होता है। बेंजीन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, हमारा ये बेंजीन हो गया। ठीक है, ये हमारा बेंजीन था, ये हमारा नेप्थिलीन हो गया। ठीक है, 2 रिंग वाला, और ये क्या है एंथ्रासीन है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक, तो ये जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड इसको याद कर लेना। ये हमारा नेप्थिलीन हो गया और ये हमारा एंथ्रासीन हो गया, फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, तो ये कैसे होते हैं, ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं और ये हमारे पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, जबकि चीनी और शुगर हम लोग जानते हैं चीनी और नमक क्या होते हैं, घुल जाते हैं, तो यही लाइन लिखा है। जबकि ये कहाँ पे सोल्यूबल होते हैं, हमारे नेप्थिलीन और एंथ्रासीन, नेप्थिलीन और एंथ्रासीन कहाँ पे सोल्यूबल होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं इन बेंजीन में। देखो बेंजीन में, ये हमारा बेंजीन का फार्मूला था, तो बेंजीन में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो। हमारा जो सोडियम क्लोराइड है कैसा होता है, एक पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो बोला है कि लाइक डिजॉल्व लाइक एक मेथड होता है, जो जैसा होता है उसी में वो घुल जाता है। ठीक है, पोलर है पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर है नॉन पोलर में। ये कैसे होते हैं नॉन पोलर, ये कैसे होते हैं याद कर लेना, ऐसे पूछ सकता है कि ये कैसे होते हैं दोनों नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, और बेंजीन में कैसा होता है नॉन पोलर, तो इसमें डिजॉल्व हो गए। तो हमारा H2 कैसा होता है पोलर होता है, इसलिए उसमें हमारा शुगर और ये सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो बोला इट इज ऑब्जर्व दैट कि पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, यही सब लिखा हुआ, इसीलिए बोल दिया कि इट मे बी सेड दैट लाइक डिजॉल्व लाइक। अब देखो ये चीज़ें पढ़ लेने एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है उस पर मैं आता हूँ। बोला है कि एर्लियर वी हैव ऑब्जर्व, अभी हम लोग ऑब्जर्व किए दैट की सोलिबिलिटी ऑफ वन सबस्टेंस इनटू अनदर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सबस्टेंस। अभी देखे ना, कह रहा है कि सोलिबिलिटी जो होती है, सोलिबिलिटी किसी भी सबस्टेंस की या सॉलिड की केवल टेम्परेचर पे ही नहीं डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है कि हमारा सबस्टेंस कैसा है, सबस्टेंस कैसा है। इन एडिशन टू दी 2 पैरामीटर मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो नेचर ऑफ सबस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कैसा हो, पोलर है कि नॉन पोलर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बता रहा है, ये बता रहा है कि हम लोग लासातेली प्रिंसिपल अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, लासातेली प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना, वही सब बता रहा है कि देखो क्या होता है। मान लो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है क्योंकि देखो कोई जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ती है। अगर हम बात करें, अगर कोई पूछे कोई सॉलिड है, सॉलिड की सोलिबिलिटी इन लिक्विड में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बताओ टेम्परेचर पे वो कैसे डिपेंड करता है। अभी हम लोग पढ़े ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सॉलिड की सोलिबिलिटी इन लिक्विड में। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच कैसा है पॉजिटिव है, तो सोलिबिलिटी क्या होगा, सोलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यदि डेल्टा एच क्या है निगेटिव है तो सोलिबिलिटी क्या करिएगा डिक्रीज करिएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, इसको पढ़ लेना। ये मैं हाईलाइट नहीं किया लेकिन इसको तुम लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ लेना एक बार। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो बोला है कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ऐसा क्यों, देखो रीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, असर्शन रीजन टाइप का बन रहा है। बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं कैसे होते हैं हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड पर्टिकुलरली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं क्योंकि वो कैसे होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, अगर हम लोग सोलिबिलिटी की बात करें किसी गैस की इन ए लिक्विड, वो क्या होता है। तो देखो सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड की बोल रहा है, अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो अभी हम लोग देखे थे कि देखो सोलिबिलिटी होती है गैस की किसी लिक्विड में, वो प्रेशर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। एक चीज़ याद करिए ना,
टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे वैसा इफेक्ट नहीं है, डेल्टा एच देखना है। यहाँ पे गैस के केस में टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, प्रेशर यदि बढ़ रहा है तो गैस की सोल्युबिलिटी जो होती है इंक्रीज कर जाती है, वहाँ पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, अब देखो कैसे याद करोगे चीज़ें, कैसे याद करोगे। अब ये बताओ कोई तालाब है, यहाँ पे कोई तालाब है, उसमें मछलियाँ हैं, तो बताओ मछलियाँ कहाँ ज़्यादा पाई जाएंगी। यहाँ पे मान लो ठंड पानी है, यहाँ पे हॉट वाटर है, यहाँ पे हॉट वाटर है और यहाँ पे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर। तो मछली बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, जहाँ हॉट वाटर होगा, जहाँ पे कोल्ड वाटर होगा, जहाँ पे कोल्ड वाटर होगा। ठीक है, यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा पाई जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होगा। अब ये ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा पाई जाएंगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो गैस की सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिजॉल्व कम होगा। ठीक है, ये रीजन था, तो इसको तुम दिमाग में रख सकते हो ये एग्जाम्पल से। ठीक है, ये सब चीज़ें यही लिखा हुआ है यहाँ पे। बोला कि मेनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली एट ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, ऑक्सीजन बहुत कम घुलता है। जबकि HCl की बात करें हम लोग, ये पानी में बहुत ज़्यादा घुलनशील है, याद कर लेना, HCl वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर बढ़ाते हैं सोल्युबिलिटी बढ़ती है, ये लाइन ये वाली। हेनरीज लॉ से, हाँ हेनरी की जो लॉ थी अभी हम लोग पढ़ेंगे, हेनरी लॉ क्या था, यहाँ पे देखो हेनरी लॉ है। तो बोला कि जो हेनरी का जो लॉ है, हेनरीज लॉ, सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग सॉफ्ट जो ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या भरा होता है, CO2 होता है। तो CO2 की सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या होता है कि देखते हो कि बॉटल में हाई प्रेशर पे रखा जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर रखा जाता है, इसलिए जैसे कि बॉटल खोलते हैं खूब तेजी से निकलता है ना लिक्विड, तो ये बोला कि अंडर हाई प्रेशर पे होते हैं। ये किसके लॉ पे बेस्ड है, ऐसे पूछ सकता है, ये बताओ किस लॉ पे बेस्ड है कि जो बॉटल होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक उसमें CO2 हाई प्रेशर पे होता है, तो हेनरी लॉ पे बेस्ड है, तो हेनरी की लॉ पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसी तरीके से जो स्क्यूबा ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो बोला कि ब्रीदिंग, हम लोग जानते हैं जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, तो एक चीज़ जानते होगे तुम लोग कि हम लोग अगर समुद्र है, मान लो सी है, ठीक है, सी है, और उसमें जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, तो प्रेशर इंक्रीज करता जाता है। लेकिन यदि मान लो ये हम लोग ये अभी अर्थ पे हैं और ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये लाइन याद कर लेना, तो चीज़ें वही बताया है। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना प्रेशर बढ़ता जाता है, तो जो गैस होता है ना हम लोग की बॉडी में, जो हम लोग जिससे ऑक्सीजन ले रहे होते हैं अंदर जाने के लिए, उसमें जो गैस होते हैं हम लोग की बॉडी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग फिर ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होने लगता है। अब वो जो प्रेशर कम होगा तो गैस रिलीज होगा, और गैस वहाँ से निकलेगा तो बॉडी में एक बबल फॉर्म में निकलता है, जिससे एक बीमारी हो जाती है। देखो बबल ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड हो जाते हैं, और ये क्या करता है, ब्लॉक करता है कैपिलरीज को और क्रिएट करता है एक मेडिकल कंडीशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। बेंड्स कब होता है, नाइट्रोजन जो बबल है उसके ब्लॉकेज की वजह से। ठीक है, और ये पेनफुल होता है और लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरियस, खतरनाक होता है। ओके, टू अवॉइड द बेंड्स मीन्स ये बीमारी ना हो, इसके लिए द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक यूज बाई स्क्यूबा ड्राइवर आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। देखो हीलियम के द्वारा डाइल्यूट किया था, और कितना होता है हीलियम 11.7। ठीक है, और ये नाइट्रोजन कितना होता है 56.2 एंड ऑक्सीजन इतना होता है। ठीक है, ये बता रहा है कि हम लोग ऊपर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर, जो प्रेशर होता है वो कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाएगा तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। और एक कंडीशन ऐसा था जो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इससे वीकनेस हो जाता है। ये सब हम लोग बायोलॉजी में पढ़े, एक बार देख लेना। ठीक है, इसे बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं बता ही दिया कि सोल्युबिलिटी होती है गैस की इन लिक्विड में डिक्रीज कर जाती है विथ राइजिंग टेम्परेचर। इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया है नीट 2023 में। ठीक है, कब आया था, अब तो यहाँ से मुश्किल है क्वेश्चन बना, लिखने के बाद पढ़ लेना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि जहाँ से एक बार क्वेश्चन आया तो आए ना। देखते हैं एसेशन क्या है कि हीलियम इज यूज्ड इन डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस में। अभी हम लोग पढ़े हैं, ये सही है। हीलियम हैज हाई सोल्युबिलिटी इन O2, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा एसर्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, बी सही हो जाएगा। देखो हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ क्या होता है, कुछ नहीं, पी जो हमारा ये प्रेशर है इसी बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। मीन्स अभी हम लोग पढ़े थे ना सोल्युबिलिटी की, इसी बोल सकते हैं सोल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन या बोलो, चाहे यहाँ पे सोल्युबिलिटी भी बोलते हैं, सोल्युबिलिटी
सोल्यूबिलिटी भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, सोल्यूबिलिटी के। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, तो हम लोग जानते हैं, तो वही बोल रहा है। अब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और बोला है कि एक ग्राफ बनाया गया है हेनरी कांस्टेंट के बीच में, सॉरी जो मोल फ्रैक्शन है, देखो मोल फ्रैक्शन बोला या सोल्यूबिलिटी बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl या सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl इन द सॉल्यूशन साइक्लोहेक्सेन। देखो इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन या सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन में। और यहाँ पे क्या पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है किसका, HCl का। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl बढ़ रहा है तो, और इधर मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है, मीन्स दोनों एक साथ बढ़ते हैं, मीन्स एक डायरेक्ट रिलेशन है, y इक्वल टू mx, एक रिलेशन है ना, हम लोग पढ़ते थे ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता था, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो y इक्वल टू जब हटता है तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं, mx। तो हमारा m क्या है, एक स्लोप है, देखो m क्या है हमारा, स्लोप हो गया, ठीक है। और x क्या है, तो x एक्सिस पे हो गया, और y ये हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, तो ये हो गया। तो देखो बोला है कि जो KH है हमारा एक स्लोप वैल्यू है, हमारा KH क्या है, स्लोप है, याद कर लें, पूछ सकते हैं इसका स्लोप क्या होगा, तो KH हेनरी कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू जो होती है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, KH की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, KH की वैल्यू चेंज हुई तो नेचर ऑफ गैस चेंज हो जाता है, मीन्स गैस चेंज हो तो KH की वैल्यू चेंज, ठीक है। बोल रहा है कि इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन दैट हाइयर द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे प्रेशर में कांस्टेंट कर दिया, ये प्रेशर में कांस्टेंट कर दिया, देखो इस वाले फार्मूले से P इज इक्वल टू KH है और यहाँ पे x है, यदि ये वैल्यू मैं कांस्टेंट कर दूँ, यदि कांस्टेंट कर दिया तो KH क्या हो गया, हमारे x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स मोल फ्रैक्शन क्या सोल्यूबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो बोल रहा है कि H की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, या उल्टा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखो टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। बोला है कि टाइप ऑफ सोल्यूशन, कितने टाइप का सोल्यूशन होता है, मेनली हम लोग दो टाइप का सोल्यूशन पढ़ते हैं, एक होता है आइडियल सोल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन किसे बोलेंगे, डिफिनेशन दिया है कि ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। आइडियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन व्हिच फॉलोज द राउल्स लॉ, उन्हें हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखो जो आइडियल सोल्यूशन होगा उनके डेल्टा एच का वैल्यू जो होता है, मीन्स एंथैल्पी है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो जीरो होता है। देखो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, प्योर कंपोनेंट का वो क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे भी एंथैल्पी, ये क्या एंथैल्पी नहीं है, वैल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या है, वो जीरो होती है, याद कर लेना। फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वैल्यूम क्या होती है, जीरो होती है, जबकि इनके लिए ये वैल्यू नॉन जीरो होती है, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अभी क्योंकि दो टाइप के होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये होते हैं एक नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले, जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। देखो ये आइडियल जो सोल्यूशन होते हैं वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये राउल्स लॉ को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन राउल्स लॉ से एक तरह से डेविएशन शो करते हैं कि उसके तरफ है, मीन्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। जो उससे दूर शो करते हैं निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो जो निगेटिव डेविएशन शो करें उनके डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। और यहाँ पे डेल्टा एच ही नहीं, डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, या ग्रेटर देन होगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा होगा। यहाँ पे हमको डायरेक्ट एग्जांपल पूछता है, देखो यहाँ पे पूछेगा बताओ जो ए बी बॉन्ड इंटरेक्शन है, मान लो दो कंपोनेंट थे ए और बी, इनके बीच में जो बॉन्ड का इंटरेक्शन था, ये मान लो पहले तो ए टूटेगा तो ए के बीच में बॉन्ड बनेगा और बी के बीच बनेगा, तो ये सभी बॉन्ड इक्वल होते हैं। जबकि यहाँ पे जो ए बी के बीच में जो बॉन्ड है ये जो होगा डिफरेंट होगा विथ ए से और बी से, ठीक है। अब ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का हमारा है, निगेटिव डेविएशन वाला है कि पॉजिटिव डेविएशन वाला है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल बहुत ज़्यादा है, कैसे याद करोगे, ट्रिक क्या है एग्जांपल याद करने का इसका, ठीक है, ये बताता हूँ। देखो बेंजीन और टॉल्यून हमारे कैसे हैं, बेंजीन और टॉल्यून कैसे होते हैं हमारे, ये आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। पहले नाम याद करो, बेंजीन और टॉल्यून, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, एन हेक्सेन है और एन हेप्टेन है, ठीक है। ये हमारे आइडियल क्या है सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, मीन्स इसका दोनों का कंपोनेंट, इसका दोनों का और इसका दोनों का। कैसे याद करोगे सोचो, ये हमारा बेंजीन था, पहले वाले का मैं बता रहा हूँ, इसका ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है, और ये टॉल्यून है। तो देखो बेंजीन और टॉल्यून में कितने का डिफरेंस है, केवल CH3 का, मीन्स CH2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का किसका डिफरेंस है, CH2 का, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है तो यहाँ पे आ जाता है CH3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन है, मीन्स
ऐसे था, यहाँ पे Cl था और यहाँ पे Br था, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे या तो CH2 का डिफरेंस होगा, ऐसे आइडियल सोल्यूशन वो होंगे जिसमें जो डिफरेंस होगा दोनों के कंपोनेंट का, या तो CH2 का डिफरेंस होगा या तो सेम ग्रुप के एलिमेंट का डिफरेंस होगा, सब कुछ सेम और सेम ग्रुप के एलिमेंट का। यहाँ पे देखो N हेक्सेन है जबकि यहाँ पे N हेप्टेन है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे किसका डिफरेंस है CH2 का, यहाँ पे भी किसका डिफरेंस आ गया CH2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका था, ठीक है। बाकी देखो हमारे जो पॉजिटिव डेविएशन को करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का केवल क्या है हमारा इथेनॉल है प्लस एसीटोन है। इथेनॉल मीन्स C2H5OH है, C2H5OH और यहाँ पे क्या है एसीटोन है CH3COCH3, ठीक है। ये हमारा एसीटोन हो गया। जबकि फिनॉल और एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, देखो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे एसीटोन है, ठीक है, जबकि यहाँ पे इथेनॉल और एसीटोन है। तो ये हमारे जो एग्जांपल्स हैं किसके हैं, नेगेटिव डेविएशन के और ये पॉजिटिव डेविएशन की हमारे सोल्यूशन होंगे। देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये एग्जांपल याद कर लेना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अगर कोई पूछे बताओ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किसे बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, जिसका कंपोजिशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है ऑन डाइल्यूशन, ये याद कर लेना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता डाइल्यूशन से, ठीक है। बोल रहे हैं ये दो टाइप के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका मतलब क्या है मिनिमम बॉइलिंग, मान लो कि दो सॉल्वेंट हैं या दो ऐसे मिक्सचर हैं या सब्सटेंस है, उनको मिक्स करते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल हो गया वाटर, वाटर का एक सॉल्वेंट हो गया इसी तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, बॉयल इन, ये गायब हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक इथेनॉल भी होना चाहिए था, यहाँ पे गायब हो गया। तो वाटर और इथेनॉल लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल मीन्स C2H5OH, इसको देख लेने के बाद NCERT से मिस हो गया है, ठीक है। तो इसको देख लेना, कह रहा है कि जब वाटर और इथेनॉल को हम लोग डालते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका कुछ इससे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो इनको जब डालते हैं ना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या है 273 केल्विन है ना, 373 केल्विन, 373 केल्विन है, ठीक है। तो देखो इन दोनों का, इसका भी लगभग 373 में 351 से थोड़ा ज़्यादा होता है। सोचो कि जब इन दोनों को वाटर को और इथेनॉल को मिक्स करते हैं हम लोग, तो जो पूरे कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, पूरे कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है इससे कम आ जाता है, ठीक है, सबसे कम आता है इससे। तो देखो कितना आता है 351 आता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इसीलिए कि इन दोनों से कम आया, इसलिए बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जबकि अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल याद करने में पूछता है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन है, तो हमारा क्या था, पानी है और इथेनॉल है। जबकि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का देखो यहाँ पे पानी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है HNO3 है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा इन दोनों से ज़्यादा आएगा। जब दोनों को मिक्स करेंगे वाटर और हमारे HNO3 को मिक्स करेंगे नाइट्रिक एसिड को, तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा इन दोनों से ज़्यादा आता है। इसलिए बोलते हैं मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट आर मोर देन आइदर ऑफ टू प्योर कंपोनेंट्स। इसे बोलते हैं क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो बोला कि दे आर फॉर्म्ड बाय द नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन था। और शो करते हैं निगेटिव डेविएशन, ये कैसे बनते हैं, ये किसके एग्जांपल हो सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के और जो निगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। मींस मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं उनको शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन कुछ है जो मैं करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन का एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 30-35 क्वेश्चन होंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी वाला तो तुम ही लोग करते हो, उसको अच्छे से करना, और बाकी जो पीवाईक्यू है वो मैं करा दूंगा, और एक आध जो एनसीईआरटी के वो मैं करा दूंगा, ठीक है। अच्छे से तैयार करो, 1-2 क्वेश्चन आने का चांस है बहुत ज़्यादा, और हमको लगता है इस बार 2 क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि कुछ जानते हो कुछ टॉपिक्स तो उड़ गए हैं, सॉलिड हट गया है, ठीक है। इस सरफेस केमिस्ट्री हटा है तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ेगा आप कहीं ना कहीं से, तो यहाँ से भी बढ़ सकता है, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है कि मिक्सचर ऑफ विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, इसमें से कौन सा है जो राउल्स लॉ के लिए पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन थे, ठीक है। देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करा मीन्स वो नॉन आइडियल सोल्यूशन तो पहले होगा ही। अब पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा एग्जांपल था, एक एग्जांपल था एनसीईआरटी का इथेनॉल प्लस एसीटोन, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला वाला, तो 9 का कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा देखो बेंजीन और टोल्यूइन ये क्या होते हैं, हमारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएंगे हमारे, ये यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये निगेटिव डेविएशन हो जाएंगे।
क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन, ये क्या हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव रिएक्शन। देखो यहाँ पे इथेन इथेन है, सिर्फ केस का डिफरेंस आ रहा है, क्लोरो और ब्रोमो का दिए पॉजिटिव, सॉरी ये हमारा आइडियल सोल्यूशन हो गया, आइडियल सोल्यूशन, ये भी आइडियल सोल्यूशन हो गया और ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, एक आइडियल सोल्यूशन है, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आइडियल सोल्यूशन के लिए। हम लोग जानते हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू, फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच, डेल्टा वी, इन सब की वैल्यू क्या होती है, इन सब की वैल्यू 0 के बराबर होती है। जबकि डेल्टा एस मिक्सचर, ये क्या हमारा एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, सोचो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर याद कर लेना हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए, चाहे वो आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, मतलब किसी भी टाइप का सोल्यूशन हो, या तो आइडियल हो या तो नॉन आइडियल हो, नॉन आइडियल में भी क्या पॉजिटिव डिविजन या नेगेटिव डिविजन, उनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, इसको याद कर लेना, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। तो देखो डेल्टा जी की वैल्यू कह रहा है आइडियल सोल्यूशन के लिए 0 है, तो ये गलत है। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव होना चाहिए था, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये इक्वल टू 0 होता है तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर जो होगा डी हो जाएगा। द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक इज, कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक शो करते हैं, जो निगेटिव डिविजन शो करते थे, अभी हम पढ़े थे ना मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर वही होते हैं जो निगेटिव डिविजन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, और वो कौन हो सकता है निगेटिव डेविएशन वाला, दो निगेटिव डेविएशन का चाहे वहाँ से याद कर लो चाहे यहाँ से। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर का एक ही एग्जांपल अभी हम लोग पढ़े थे HNO3 प्लस H2O, HNO3 और H2O यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया है डी। ठीक है, तो ये तुमसे यहाँ पे एग्जांपल ऐसे भी पूछ सकता है, ये बताओ कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये देखो हेप्टेन है और ये ऑक्टेन, ये हमारा आइडियल सोल्यूशन हो गया, ये आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। इथेनॉल और वाटर ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन और ये पता नहीं, इसका देख लेना। ठीक है, इतना तो दिया नहीं एनसीईआरटी में, जितना दिया था मैं उसके अकॉर्डिंग बता दिया। 12 नंबर का देखो कि क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट बताओ, ए और बी एक्सिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यहाँ पे ठीक है बता रहे कि ए और बी दो कंपोनेंट हैं और ये एक्सिबिट कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस से, तो उसके लिए क्या सही होगा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो आइडियल पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हो फ्रॉम आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल गैस के लिए, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि जो आइडियल गैस होते हैं उनके लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू वो 0 होती है, तो ये हमारे हो नहीं सकते। ठीक है, तो और बताओ जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव जो फोर्स होगा बिटवीन ए एंड बी पी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए एंड बी, और ये बोला है कि जो फोर्स है ए बी बी का ये इक्वल होता है टू ए बी के, तो ये गलत हो गया। ये क्या होता है, ये भी आइडियल, ये तीनों किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए है। ठीक है, आइडियल के लिए है, जबकि हमारा ये स्ट्रॉन्गर होता है, मीन्स ए के बीच का और बी का जो इंटरेक्टिव फोर्स होगा ए बी दोनों की मिक्स करने के बाद जो फोर्स बनेगा उससे ज़्यादा ही होता है, तो हमारा 12 नंबर का ये हो जाएगा। 30 नंबर का देखो क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या गलत है, डेल्टा एच मिक्सचर पॉजिटिव होता है, ये सही है, ये भी डेल्टा यू ऑफ मिक्सचर भी सही होगा, इंटरनल एनर्जी। ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, बोला था ना चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, वो लेस देन 0 मीन्स क्या होती है, निगेटिव होती है। ये वैल्यू भी डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्रेशर क्या होगा, वो भी 0 होता है, याद कर लेना, डेल्टा चेंज वो बताया नहीं थ्योरी में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन से तैयार कर लेना। विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई बाय द आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन का ये सही होगा, ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा, अभी हम लोग पढ़े थे डेल्टा एस चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, लेस देन ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखो ओबे करते हैं, आइडियल सोल्यूशन क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, चलो 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और चलो देखते हैं, ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन एथेनॉल, ए सोल्यूशन है किसका, एसीटोन का इन एथेनॉल, तो बताओ ये क्या करेगा, पहले तो ये सोचो कि एसीटोन है और एथेनॉल है, ये कैसा शो करते हैं, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, ये तो पहले तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गए, ये हमारे क्या हो गए, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो ओबे तो करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो हमारा पहला गलत हो गया। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। सो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है ये गलत बात है। सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये सी वाला 15 का सी पॉजिटिव डेविएशन। देखो एग्जांपल यहाँ पे देख लो ना, इथेनॉल और एसीटोन
क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग इजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। 16 नंबर का, ए सोल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलोइंग राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है मतलब वो कैसा हो गया, यदि कोई राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो हमारा हो गया आइडियल सोल्यूशन, ये हो गया हमारा आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो सबका जो वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाता है, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स सब इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑल फॉर द आइडियल, ऑल फ्रॉम द आइडियल सोल्यूशन एक्सेप्ट वन, इसमें सब क्या है, एक आइडियल सोल्यूशन है एक्सेप्ट वन। हम लोग जानते हैं आइडियल सोल्यूशन बताया था ना। देखो यहाँ पे कितने डिफरेंस है, CH2 की, तो हमारा ये भी आइडियल सोल्यूशन होगा। यहाँ पे बताओ C2H5 है और C2H5I का, मीन्स केवल एक एच का डिफरेंस ही है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लोग डिफरेंस कितना होता है, मतलब एक ही जैसे तो है सब। यहाँ पे देखो एक ही ग्रुप के डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ग्रुप I और यहाँ पे OH है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा ये। लास्ट क्वेश्चन है 18, एन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट्स, आइडियल सोल्यूशन कब बनता है, व्हेन इट्स कंपोनेंट हैव नो वैल्यूम चेंज ऑन मिक्सचर, मीन्स डेल्टा भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ये सही लग रहा है। हैव नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, मीन्स डेल्टा एच भी जीरो होना चाहिए, सही बात है। बोथ हैव एबव कैरेक्टर, तो दोनों सही है, तो हमारा सी हो गया। देखो अभी मैं आगे मार के बढ़ जाता है हाई सोलिबिलिटी, यहाँ पे मार के आगे बढ़ सकते तो मेरा गलत हो जाए। देखो यहाँ पे हम लोग 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ऐसे ही 20-30 क्वेश्चन और बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट वीडियो अभी मैं शाम तक डाल दूंगा, अच्छे से तैयार कर लेना यार। मान के चलो एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तुम्हारे 1 घंटे में तैयार हो गया है, और एक वीडियो क्वेश्चन करोगे तो मिनिमम 1.5-2 घंटे में तुम एक क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ सिलेबस कम हुए तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बढ़ेगा, हो सकता है यहाँ से बढ़ा दे, इंडिया कुछ कहा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अच्छे से यार तैयार कर लेना, और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से ले लेना, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।